एपिसोड 37। रेचल का ड्रामा और शॉपिंग पर जाना। आकृति और अभीर अपने रात के पलों के बारे में सोच ही रहे थे कि तभी आर्या की आवाज से दोनों को होश आया। भाई, आपने डैड को कॉल करके पूछा कि कब तक आएंगे? आर्या ने कैटरिंग वालों से बात करके अभीर से पूछा। बस आते ही होंगे। और अगस्त्य भाई कब आएंगे? वो कल से बीसी है, मैं उनसे मिली भी नहीं। आर्या ने अपने दूसरे भाई को याद करते हुए पूछा। अभीर कोई जवाब देता उससे पहले ही पीछे से आवाज आई। मेरी गुड़िया मुझे याद करे और मैं ना आऊं, ऐसा हो सकता है भला? इस आवाज को सुनकर सभी मुस्कुरा दिए और दरवाजे से अंदर आते अपने भाई को देखकर आर्या दौड़ते हुए गई और उनके गले से लग गई। अगस्त्य ने उसे अच्छे से पकड़ा और गोल घुमा दिया। आर्या भी खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसकी खिलखिलाहट पूरी हवेली में गूंज गई, जिसे सुनकर सबके फेस पर खुशी नजर आने लगी। बचपन में उसे यही राइड सबसे ज्यादा पसंद थी। उसका ये भाई बहुत शांत था, लेकिन उसे हमेशा गोद में उठाकर झूला झुलाता था और उसके लिए घोड़ा भी बनता था। आर्या को अचानक उसका बचपन याद आ गया, जब इसी तरह उसकी खिलखिलाहट सुनने के लिए अगस्त्य भाई उसे कमर से पकड़कर गोल घुमाते थे। फिर जब चक्कर आते तो दोनों एक दूसरे को पकड़ लिया करते थे। कई बार तो साथ में गिर भी जाते थे और फिर बाद में खूब हंसते थे। अभी वो उन यादों में खोकर इस लम्हे को याद ही कर रही थी कि तभी बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगी। अगस्त्य ने उसे आराम से नीचे उतरा और थोड़ी देर पकड़ के रखा कि कहीं चक्कर ना आ जाए। तब तक आकृति और अभीर दोनों बाहर चले गए, ये देखने की कौन बाहर तमाशा कर रहा है। जैसे ही अभीर और आकृति बाहर आए तो सामने वाले शख्स को देखकर उनकी आंखें छोटी हो गई। सामने एक लड़की सिक्योरिटी गार्ड्स से लड़ रही थी और अंदर जाने के लिए उन्हें धक्का दे रही थी। उसे जबरदस्ती अंदर घुसता देखकर हवेली को प्रोटेक्ट करने वाले बॉडीगार्ड्स जो एंट्रेंस के बाहर तैनात रहते हैं, वो भी आगे आ गए और गेट को पूरी तरह से कवर कर लिया। मेन गेट से अंदर आकर रास्ता था और उसके अगल बगल गार्डन, फिर ग्राउंड जैसा एरिया जहां कार पार्क होती थी, और उसी के तरफ गैराज था जहां उनकी सभी कारों को रखा जाता था। हवेली में जाने से पहले बीच में एक बड़ा सा फाउंटेन पड़ता था और आगे एक छोटा सा आंगन जिसमें तुलसी का पौधा लगा हुआ था, जिसे उनकी मॉम ने तब लगाया था जब वो शादी करके इस हवेली में आई थी, इसे घर बनाया था। जब उस लड़की की नज़र हवेली से बाहर आए अभीर और आकृति पर गई जो उसी की तरफ आ रहे थे, तो वो और जोर से रोने लगी और बोली, प्लीज मेरी मदद करो। मेरी मॉम को फंसाया जा रहा है, उन्होंने कुछ नहीं किया है। अब तो मेरे नाना जी को भी पुलिस लेकर चली गई। मेरे पास कोई नहीं है जिससे मैं मदद मांग सकूं। ये रेचल सहगल थी। इसे रात को ही पता चला था कि उसकी मां को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और ये बात वायरल हो चुकी है। वो तो होटल में अपने बॉयफ्रेंड के साथ मजे कर रही थी और जब उसने रीवा के इतने मिस्ड कॉल और साथ ही अपनी नानी के इतने सारे कॉल देखे तो उसने सोचा कि घर नहीं गई इसलिए होगा, तो उसने रीवा को ही कॉल बैक किया ये जानने के लिए कि उसने उसे फोन क्यों किया। जैसे ही कॉल कनेक्ट हुआ तो रीवा उस पर भड़क गई और उल्टा सीधा सुनाने हुए उसे सब कुछ बताया। उसे तो होश ही नहीं था, वो सदमे में थी कि ये सोचकर कि क्या से क्या हो गया। सुबह तो सब ठीक था, उसकी मॉम खुशी खुशी मेहंदी लगा रही थी और अब उसे पता चल रहा है कि वो लड़कियां का धंधा करती थी, जिसके जुर्म में पुलिस उन्हें पकड़ कर ले गई। जब ये बात उसके बॉयफ्रेंड को पता चली तो वो बिना कुछ एक्सप्लेन करे उससे ब्रेकअप करके चला गया। मदद करना तो दूर की बात, उसने उसे सहारा भी नहीं दिया। अब तक अर्यांशी, अगस्त्य और मिहिर भी बाहर आ चुके थे। रेचल होश में आई और हाथ जोड़कर बोली, मेरे परिवार को बचा लो। मेरी मॉम और नाना नानी अलावा मेरा कोई नहीं है। अब कोई भी हमारी मदद नहीं करना चाहता, सबने मुंह मोड़ लिया है।
यहाँ तक कि दोस्तों ने भी ये कहकर पीछा छुड़ा लिया कि हम किसी ऐसी लड़की से दोस्ती नहीं रख सकते जिसकी माँ लड़कियों के साथ इतना बुरा करती हो। गेट खोलो, अचानक आर्या ने कहा तो सिक्योरिटी गार्ड ने जल्दी से गेट खोल दिया। अब तक राणावत हवेली से भी सब बाहर आ गए थे, उन्हें भी अपने गार्ड्स से तमाशे के बारे में पता तो शेखर जी जल्दी से बाहर की तरफ भागे, उन्हें पीछे ही आनिक्य और कार्तिक भी आ गए। रश्मि, राणावत और रीवा एक दूसरे को देखकर मुस्कुराई और तमाशा देखने बाहर चली गई। वहीं रिवान को इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं था, इसलिए वो ब्रेकफास्ट करके सीधा अपने रूम में चला गया और एक अच्छी सी मूवी देखने लगा। वहीं बाहर आर्या के गेट खोलने के ऑर्डर को सुनकर रेचल को एक उम्मीद मिली और उसने अपने मन में सोचा, चलो ये बेवकूफ इस दिन के लिए तो काम आ रही है। चलो, मॉम ने इतना नाटक करके कुछ तो अच्छा किया, इस लड़की को अपनी मुट्ठी में कर लिया। उसके हाव भाव से अर्यांशी बता सकती थी कि अभी उसके दिमाग में क्या चल रहा है। वो टेढ़ा मुस्कुराई और उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक आ गई। राणावत हवेली से भी सब आ गए। आनिक्य एकटक आर्या को देख रहा था, वो लगी इतनी प्यारी रही थी और साथ ही जब भी वो टेढ़ा मुस्कुराती तो कुछ ना कुछ उसके दिमाग में चल ही रहा होता है। वो ये जानने के लिए बहुत उत्सुक था और बस शांति से खड़ा उसके एक्सप्रेशन नोटिस कर रहा था। एक पल को तो मिहिर और अगस्त्य को भी लगा कि वो उसकी मदद करने वाली है, लेकिन जल्दी से उन्होंने अपना सर झटक दिया और खुद को फटकार लगाई। नहीं, वो हमारी आर्या है, वो दोबारा इनके मगरमच्छ के आंसुओं को देखकर पिघलने वाली नहीं है। मुझे पता था आर्या कोई मेरी मदद करे या ना करे, पर तुम मेरे दुख को जरूर समझोगी, आखिर हम बेस्ट फ्रेंड है जो एक दूसरे के सुख दुख के साथ है, रेचल ने एक बड़ी सी स्माइल के साथ कहा। उसकी बात सुनकर अर्यांशी की आईब्रो उठ गई और वो उसे अजीब तरीके से देखते हुए बोली, तुम कुछ ज्यादा सपने नहीं देखने लगी हो? मतलब? रेचल की स्माइल जम गई और उसके मुंह से बस इतना ही निकला, मतलब ये कि तुम खुद को मेरे सुख दुख का साथी कैसे बोल सकती हो, जबकि मेरे बुरे समय का ही तुमने फायदा उठाया और मेरी फैमिली के नाम का यूज करके खुद की पहचान बनाई। इतना भी कम पड़ गया जो तुमने और तुम्हारी उस क्रिमिनल माँ ने मुझे मेरी मॉम के खिलाफ भड़काया, जिसकी वजह से उनका रिश्ता टूट गया और तुम खुद मेरे डैड के लिए अपनी माँ का रिश्ता लेकर आ गई। खैर, बहुत अच्छा खेला तुमने। ये कहते हुए वो ताली बजाने लगी। उसके मुंह से अपनी सच्चाई सुनकर रेचल का मुंह सदमे से खुल गया और माथे से पसीना आने लगा। वही रश्मि, राणावत और रीवा के चेहरे का रंग भी उड़ गया। रीवा ने सर पीट लिया और धीरे से अपनी मॉम से बोली, जिसका डर था वो ही हुआ। ये तो इमोशनल फूल भी नहीं है। पता नहीं मॉम, ये 5 साल पहले वाली आर्या नहीं है, लेकिन याददाश्त जाने के बाद कोई अलग ही इंसान कैसे बन सकता है? ये अलग नहीं है, बल्कि यही पहले वाली आर्या है। मैंने तुम्हारे डैड से सुना था कि बचपन में वो जीनियस लड़की थी जो हमेशा जीतती थी, पर तुम चिंता मत करो, ये कितनी भी होशियार हो जाए, चालाकियों में तुम्हारी मॉम को मात नहीं दे सकती। आर्या रेचल के बोलने का इंतजार कर रही थी, लेकिन उससे इंतजार ही नहीं होता था, इसलिए वो उबते हुए बोली, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम्हारे सदमे से बाहर निकलने का वेट करूं। सीधी बात कह रही हूँ, सुनो और यहाँ से चलती बनो। अगर फिर से तमाशा किया तो अच्छा नहीं होगा। तो सुनो, तुम्हारी मॉम एक मुजरिम है। हमने खुद टीवी पर सारे सबूत देखे। मैं तो भगवान को थैंक यू कह रही थी कि अच्छा हुआ कि मेरी याददाश्त सही समय पर वापस आ गई, वरना पहले जैसे मैं कमजोर आंखें, कान और बंद दिमाग के साथ थी, उसके चलते तो मेरा परिवार का अंत सिर्फ बर्बादी ही होती। लेकिन अब मैं वो पुरानी बिना आंखों वाली आर्या नहीं हूँ जिसे सच्चाई दिखाई ही नहीं देती। इसलिए यहाँ ये ढिंढोरा पीटना बंद करो कि उन्हें फंसाया जा रहा है।
हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते क्योंकि एक क्रिमिनल की मदद करने वाला भी क्रिमिनल होता है। सो प्लीज अब तुम इज्जत से यहाँ से चली जाओ, नहीं तो मुझे अपने गार्ड्स को परेशान करना होगा तुम्हें बाहर का रास्ता दिखाने के लिए। रेचल की आंखों से आंसू बहने लगे। सभी को लगा कि वो अब चली जाएगी, आखिर कौन अपनी बेइज्जती करवाने के लिए रुकेगा, लेकिन अगले ही पल उसने जो किया उसे देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। रेचल एकदम से नीचे बैठी और उसने आर्या के पैर पकड़ लिया। प्लीज आर्या, दोस्ती के खातिर एक बार मदद कर दो, उसके बाद कभी तुम्हें अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी। मेरी मॉम को सच में फंसाया गया है। क्योंकि वो आदमी खुद पुलिस से बचना चाहता था, इसलिए उसने मॉम को सब में फंसा दिया, सारा इल्जाम उन पर डाल दिया। ये कहते वक्त उसका रोना धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था। आर्या ने अपना पैर झटक दिया। झटके की वजह से रेचल नीचे जमीन पर गिर गई और उसका माथा पत्थर से लग गया। आह! रेचल की दर्द भरी आवाज आई। उसी समय कुछ रिपोर्टर्स जो थोड़ी दूरी पर छुपे हुए थे वो इस सीन को रिकॉर्ड कर रहे थे। जब उन्होंने देखा कि रीवा जमीन पर गिर गई है तो जल्दी से उसे उठाने चले आए। वहीं रीवा को बहुत ही जलन और छोटा महसूस हो रहा था, लेकिन ये करना भी जरूरी था। वो कहते हैं ना, प्यार और जंग में सब जायज है, तो ये भी उसके लिए किसी जंग से कम नहीं है। उसे किसी भी हालत में अपनी मॉम को छुड़ाना है। मिस ठाकुर, आपने तो इंसानियत की हर हद पार कर दी है। आप एक बेबस और लाचार लड़की को कैसे धक्का दे सकती है, जबकि वो तो अपनी माँ को छुड़ाने के लिए आपके आगे हाथ जोड़ रही है और अब तो पैर भी पकड़ लिए थे। पर सच ही कहते हैं लोग, जितने पैसे वाले हो उतने घमंडी होते हैं। हो गया तुम लोगों क्या, या कुछ और भी बाकी है? अर्यांशी ने लापरवाही से कहा, जैसे ये उसके लिए कोई नई बात नहीं है। अगर आप लोगों को इतनी ही दया आ रही है इसके ऊपर तो बैठ जाओ हड़ताल करने और गवर्नमेंट से कहो कि देवी मधु सहगल को छोड़ दे। आखिर किया ही क्या है उसने? बस कुछ हजार लड़कियों को बेच दिया और कुछ हजार की जिंदगी नर्क बना दी। तो क्या हुआ, वो आपके घर की नहीं थी तो क्या ही फर्क पड़ता है? यही सोच है ना आप सभी रिपोर्टर्स की? अरे सच्चाई को दिखाने का इतना ही शौक है तो उन बच्चियों से पूछो कि क्या क्या झेला और देखा है उन्होंने। बस किसी की आंखों की टंकी खुल गई तो पिघल जाते हैं और अपने आप को सच्चाई को सामने वाला कहते हो। आर्या की बात सुनकर अब उन रिपोर्टर्स को भी समझ आया कि उनके लिए क्या सही है। गलत उनकी ही थी, पर वो माफी मांगने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। सॉरी मैम, हमें बस खबर मिली थी कि सहगल फैमिली की नातिन यहाँ किसी से अपनी मॉम को जेल से छुड़ाने के लिए मदद मांगने जा रही है। उसमें यही देखना था कि सोना रिएक्शन कैसा होगा। आर्या ने सर हिलाया और बोला, आप लोगों ने गलती मान ली है तो अब मुझे कोई शिकायत नहीं है। बस यही आशा है कि आगे से किसी भी लड़की के आंसू देखकर उसकी बातों में नहीं आओगे, क्योंकि हमेशा लड़के ही गलत नहीं होते और ना वो जो विक्टिम बनने की कोशिश करता है। थैंक यू मिस ठाकुर और सॉरी परेशानी के लिए। सभी रिपोर्टर बहुत शर्मिंदा थे। कोई बात नहीं। उसके बाद सभी अपने अपने काम पर चले गए। जाते हुए आकृति ने अपने दोनों भाइयों से कहा, हम सब शॉपिंग पर जा रहे हैं, क्या आप दोनों भी साथ चलोगे? आनिक्य ने कुछ नहीं कहा। वही कार्तिकेय उसे देखने लगा। जब उसने आनिक्य को कुछ ना कहते हुए देखा तो वो हंसकर बोला, हम आएंगे। ये सुनकर आकृति खुश हो गई। तभी पीछे से रीवा भी बोली, क्या मैं भी आ सकती हूँ दी? उसके सवाल पर आकृति की आईब्रो उठ गई और वो व्यंग से बोली, क्या तुम सुबह ही अपने दोस्त के साथ शॉपिंग करके नहीं लौटी थी? हाँ, पर पहले मुझे पता नहीं था कि शादी है, वरना मैं उसके हिसाब से कपड़े लेती और अब तो मेरे पास कोई ढंग की ट्रेडिशनल ड्रेस भी नहीं है।
रीवा ने सर झुकाते हुए थोड़ा परेशान होकर कहा। ठीक है, तुम चल सकती हो, लेकिन मेरी ननद को कुछ भी उल्टा सीधा मत बोलना, नहीं तो उसी टाइम तुम्हें बाहर निकाल देंगे। उसे वार्निंग देकर आकृति वहां से चली गई। आनिक्य और कार्तिक भी आकृति के पीछे जाने लगे क्योंकि उनके पास अब कोई काम नहीं था। सुबह के 11 बज रहे थे जब वो लोग मॉल पहुंचे। अभिमन्यु और नित्या दोनों भी सीधा यही आने वाले थे क्योंकि आज का ही टाइम था शॉपिंग करने का और बाकी सारी तैयारियां का, इसलिए समय ना बर्बाद करते हुए अभीर ने उन्हें कॉल करके सीधा मॉल ही बुला लिया। अर्यांशी रेड क्रॉप टॉप पहनी थी जिसमें से उसका हल्का पेट नजर आ रहा था और नीचे ब्लैक जीन्स, कानों में बड़े बड़े हुप्स और हल्का मेकअप किया हुआ था, साथ ही बालों को एक पोनीटेल में बंधा था। वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। आनिके की नजर बार बार उस पर ही जा रही थी। तभी उसकी आंखें सख्त हो गई और उसके मुंह से तेज आवाज में निकला, आर्या डॉट। पहली बार उसने उसे इस नाम से पुकारा था। सब जो बातों में लगे हुए थे उसकी तेज आवाज से उनका ध्यान भी उस तरफ चला गया। आर्या किसी से टकरा गई और गिरने लगी, लेकिन गिरती की किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपनी तरफ खींच लिया। जब वो नहीं गिरी तो आनिक्य ने एक राहत की सांस ली, लेकिन किसी और की बाहों में उसे देखकर उसका दिल जलने लगा। उसने अपने हाथ की मुट्ठी बना ली। उसके हाथ की नीली नसें साफ नजर आ रही थी। उसकी नज़र उस आदमी के हाथ को बुरी तरह घूर रही थी जिससे उसने आर्या का कंधा पकड़ रखा था और दूसरा हाथ से उसके उन कोमल हाथों को पकड़ रखा था। ये सोचते हुए कि कोई दूसरा उसे छू रहा है, आनिक्य का चेहरा भयानक हो गया और उसका खून खौलने लगा। वो तेजी से आगे बढ़ा और उसने आर्या को अपने पास खींच लिया। एपिसोड 38, आर्या का चार्म और आनिक्य का लव राइवल। अब तक अर्यांशी रेड क्रॉप टॉप पहनी थी जिसमें से उसका हल्का पेट नजर आ रहा था और नीचे ब्लैक जीन्स, कानों में बड़े बड़े हुप्स और हल्का मेकअप किया हुआ था, साथ ही बालों को एक पोनीटेल में बंधा था। वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। आनिके की नजर बार बार उस पर ही जा रही थी। तभी उसकी आंखें सख्त हो गई और उसके मुंह से तेज आवाज में निकला, आर्या डॉट। पहली बार उसने उसे इस नाम से पुकारा था। सब जो बातों में लगे हुए थे उसकी तेज आवाज से उनका ध्यान भी उस तरफ चला गया। आर्या किसी से टकरा गई और गिरने लगी, लेकिन गिरती की किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपनी तरफ खींच लिया। जब वो नहीं गिरी तो आनिक्य ने एक राहत की सांस ली, लेकिन किसी और की बाहों में उसे देखकर उसका दिल जलने लगा। उसने अपने हाथ की मुट्ठी बना ली। उसके हाथ की नीली नसें साफ नजर आ रही थी। उसकी नज़र उस आदमी के हाथ को बुरी तरह घूर रही थी जिससे उसने आर्या का कंधा पकड़ रखा था और दूसरा हाथ से उसके उन कोमल हाथों को पकड़ रखा था। ये सोचते हुए कि कोई दूसरा उसे छू रहा है, आनिक्य का चेहरा भयानक हो गया और उसका खून खौलने लगा। वो तेजी से आगे बढ़ा और उसने आर्या को अपने पास खींच लिया। आर्यांशी आकृति से बातें करते हुए मॉल के अंदर जा रही थी। उसका ध्यान सामने से आ रहे शख्स पर नहीं गया और वही एंट्रेंस पर उससे टकरा गई और जैसे ही बैलेंस खोकर गिरने लगी कि उस शख्स ने उसकी बाह को पकड़ा और अपनी तरफ खींच लिया, जिससे वो उसके सीने से लगते लगते बची क्योंकि आर्या ने अपने हाथों को उसके कंधों पर रख दिया था जिससे उनके बीच दूरी बनी रहे। वो थोड़ी हैरान हुई थी, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया और बिना उस शख्स को देखे उससे अलग होने लगी कि उसे फिर से एक झटका लगा और इस बार वो दूरी नहीं बना पाई और किसी के मजबूत सीने से जा टकराई। उसने महसूस किया कि जिस आदमी ने उसे गले लगाया उसकी खुशबू जानी पहचानी है। आर्या अलग होने लगी, लेकिन हो ना सकी क्योंकि दो मजबूत हाथ उसकी कमर के चारों ओर लिपटे थे। उसके सामने अचानक से सुबह वाला सीन आ गया और उसकी नज़र ऊपर की तरफ उठ गई।
उसकी जेट ब्लैक आई जो हेजल ग्रीन आईज से टकरा गई और वो आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखने लगी। वहीं आनिक्य उसे बेहद जुनून से देख रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। आर्या, तुम ठीक हो? आकृति जल्दी से होश में आई और उसे ऊपर से नीचे ध्यान से देखने लगी। अभीर और कार्तिकेय कार कर रहे थे, इसलिए उन्होंने ये सीन नहीं देखा, नहीं तो अभीर अपनी बहन को आनिक्य के करीब भी जाने नहीं देता और ना किसी और लड़के के। वो अपनी बहन के लिए बहुत पजेसिव था। अपनी भाभी की आवाज से वो होश में आई और आनिक्य को देखकर अपनी आंखें छोटी छोटी करके बोली, माना मैं खूबसूरत हूँ, पर मिस्टर राणावत रिमेंबर मैं आपके काबिल तो नहीं हूँ, आर्यांशी ने व्यंग से कहा। लेकिन आनिक्य को कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि वो उसके चेहरे के पास आने लगा। आर्या कंफ्यूजन से उसे देख रही थी। वहीं आकृति की नजर बाहर पड़ी तो वो घबरा गई और खुद से ही बोली, अगर अभीर ने आर्या को मेरे भाई के साथ देख लिया तो फिर गुस्सा हो जाएंगे और मुझे भी ना सुना दे। नहीं, कुछ करना होगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो अपनी ननद को अपनी भाभी बनाने का सपना सपना ही रह जाएगा। तभी वो जल्दी से बाहर की तरफ भागी और उसने अभीर का रास्ता रोक लिया। उसे अपने सामने देखकर अभीर ने अपनी एक आईब्रो उठा ली, जैसे पूछ रहा हो, क्या? अभीर उसने अपनी मीठी आवाज में कहा और उसके करीब आ गई। दोनों की गर्म सांसें एक दूसरे के चेहरे पर पड़ रही थी। जहां अभीर की सांसें उसके करीब आने से तेज हो गई, वहीं आकृति का दिल घबराहट से तेजी से धड़क रहा था, जिसका शोर उनके बीच साफ सुना जा सकता था। उसने हिम्मत से उसके कान में कहा, कार में चलिए ना, मुझे अजीब सा लग रहा है। अभीर जो मदहोश हो रहा था, उसकी आंखें चिंता से भर गई और उसने फिक्र से कहा, क्या हुआ, तुम्हें वीकनेस लग रही? अच्छा चलो, कार में पानी है, तुम पीला तो अच्छा लगेगा, नहीं तो हम हॉस्पिटल चलते हैं और बाद में शॉपिंग कर लेंगे। नहीं, हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है, कार में ही ठीक है। आप चलिए, ये कहकर उसने अभीर को खींचा और पार्किंग की तरफ बढ़ गई। अभीर भी उसके पीछे चलने लगा और उसने एकदम से आकृति को गोद में उठा लिया। अचानक खुद को हवा में पाकर पहले तो वो डर गई, लेकिन बाद में उसने जल्दी से गिरने के डर से अभीर की गर्दन में अपनी बाहें डाल दी और प्यार से उसे देखने लगी। अभीर सीरियस होकर सामने देखते हुए पार्किंग की तरफ जा रहा था। वहीं रीवा जो मॉल के बाहर ही अपनी किसी फ्रेंड से कॉल पर बात कर रही थी, जब उसने उन्हें साथ में फिर से पार्किंग की तरफ जाता देखा, वो भी इतना करीब, तो उसे बहुत जलन होने लगी। इसलिए उसने जल्दी से अपना कॉल कट किया और वह भी उनके पीछे पीछे जाने लगी, ये जानने की ये दोनों वापस पार्किंग एरिया में क्यों जा रहे हैं। वहीं मॉल के एंट्रेंस से थोड़ा आगे वो शख्स बिना पलके झपकाए आनिक्य की बाहों में कैद उस सुंदर चेहरे को देख रहा था। ऐसी सुंदरता उसने आज से पहले कभी नहीं देखी थी। उसे आर्या के सिवाय कोई नहीं दिखाई दे रहा था। उसकी ब्राउन आंखें इस वक्त चमक रही थी जैसे उसने कोई जैकपॉट जीत लिया हो। लेकिन तभी उसे खुद पर किसी की तपती नजर महसूस हुई और जब उसने आर्या से अपनी नजर हटाकर साइड में देखा तो उसकी आंखें गुस्से से लाल उन हेजल ग्रीन आइज से मिल गई जो अभी किसी खूंखार जानवर जैसी लग रही थी। पर सामने वाला शख्स भी कहाँ कम था। उसने एक डेविल स्माइल उसे पास कर दी और उन दोनों के करीब जाकर बोला, मिस आर्या, क्या आप मिस्टर राणावत की इसके आगे वो कुछ कहता कि तभी मिहिर जल्दी से आगे आया और ये मेरी बहन है, समझे? अगर मिहिर नहीं टोकता तो आनिक्य खुद रोक देता। मिहिर की बात सुनकर उसकी आंखें शांत हो गई। वही आर्या अब तक चुकी थी उससे कहते कहते कि वो उसे छोड़ दे। तभी उसके दिमाग की बत्ती जली और उसने चमकती हुई आंखों से आनिक्य को देखा। दोनों फिर से एक दूसरे में खो गए। आर्या को इसी पल का इंतजार था और वो बिना उसकी आंखों से नजरें हटाए उसके पास आने लगी और उसने अपने होठों से आनिक्य की गर्दन छुआ। उसकी छुअन में
पता नहीं कैसा जादू था कि उसका शरीर उसके काबू से बाहर हो गया और आर्या के कंट्रोल में चला गया। तभी उसकी वो गहरी आंखें बंद हो गई और लब आज पहली बार खुलकर मुस्कुरा दिए, साथ ही उसकी पकड़ भी आर्या की कमर पर ढीली हो गई। अर्यांशी ने उसके गले पर अपने मुलायम होठ रखे और मुस्कुरा उठी, फिर एकदम से अपने दांतों से उसी जगह को बाइट कर लिया। उसने बहुत जोर से काटा था, लेकिन जब उसे आनिक्य की हल्की सी भी आवाज नहीं आई तो वो हैरान हो गई, क्योंकि उसने इतना जोर तो लगाया था कि मजबूत से मजबूत आदमी को थोड़ा तो फील होता। लेकिन बेचारी को कहाँ पता था, उसे दर्द की जगह एक सुकून महसूस हुआ और उसकी आंखें अपने आप बंद हो गई। वहीं आर्या को जैसे ही उसकी पकड़ अपनी कमर पर ढीली महसूस हुई, वो तुरंत उसके बाहों के घेरे से बाहर निकल आई। उसके दूर जाते ही आनिक्य की आंखें खुल गई और वो उसे घूरने लगा। आर्या मुस्कुराई और उसने अपने बालों को झटक कर कहा, आई नो, मैं एक परी से भी ज्यादा सुंदर हूँ और मेरे चार्म के आगे आज द कोल्ड हार्टेड मिस्टर आनिक्य राणावत भी पिघल गए। इरादा क्या है? उसने आंखें मटकाते हुए उससे पूछा। आनिक्य के होठ हल्के से कोने से मुड़ गए, पर वो स्माइल नहीं थी, बस एक हल्का सा रिएक्शन। लेकिन फिर भी अर्यांशी समझ गई, क्योंकि उसे लोगों के चेहरे पढ़ना खूब आता था। वो एक स्माइल ही थी जो बहुत थोड़ी सी थी। वो मुंह खोले उसे देखती रही, फिर उसके पास जाकर बोली, आपको तो हंसना भी नहीं आता। पता नहीं आपकी फ्यूचर वाइफ कैसे एक कोल्ड रोबोट के साथ रहेगी। ये कहते हुए उसने अपना सर पकड़ लिया, जैसे उसे अभी से उसकी फ्यूचर वाइफ की चिंता होने लगी हो। वहीं आनिक्य की आंखें सर्द हो गई और वो आर्या को घूरने लगा। तभी मिहिर की आवाज से दोनों होश में आए। आर्या, तुम ठीक हो ना? अब आप सब जगह दो और इन महाशय को निकलने के लिए रास्ता दे दो। अब जाकर आर्या का ध्यान उस शख्स पर गया और वो साइड होकर स्माइल करके बोली, थैंक यू मुझे बचाने के लिए, पर हाँ, अगली बार किसी लड़की को पकड़ो तो जल्दी छोड़ देना, क्योंकि थोड़ी भी देरी होती तो मेरी हील और आपका गाल होता। हाँ हाँ हाँ। उसकी क्यूट धमकी सुनकर वो हंस पड़ा और अपने बालों में हाथ फिराकर बोला, तब तो इन मिस्टर ने मुझे बचा लिया, नहीं तो आज मैं अपना गाल लाल करके ही जाता। हाँ बिल्कुल, अगर मिस्टर राणावत नहीं खींचते तो आप जो मुझे पकड़े कहीं खोए हुए थे, बहुत जल्दी ही होश ठिकाने लग जाते। आर्या ने बहुत ही एटीट्यूड से जवाब दिया। ठीक है, अब से ये गुस्ताखी नहीं होगी मैडम, क्योंकि अब मुझे मेरी मिस परफेक्ट मिल गई है और उसके अलावा मैं क्यों किसी को संभालने लगा। ये बात उसने खुद से मन में कही, आर्या को देखते हुए। आनिक्य का गुस्सा फिर से बढ़ने लगा और उसकी आंखें लाल होने लगी। कार्तिकेय जो थोड़ी देर पहले ही आया था और जब उसे पता चला कि क्या हुआ तो उसके माथे से तो पसीना आने लगा, लेकिन फिर अपने भाई को किसी से जलता देख वो मुस्कुरा भी दिया और हंसकर खुद से बोला, प्यार में जलन ना हो तो वो प्यार कैसा। अब इसे एहसास होगा अपने प्यार का, जब कोई और उस पर नजर डालेगा। वो अभी ये सोच ही रहा था कि उसे अचानक अपने आस-पास का टेम्परेचर गिरता हुआ महसूस हुआ और उसकी नज़र एकदम से ही अपने भाई पर चली गई। उसके माथे से पसीना बहने लगा और वो जल्दी से आनिक्य के पास गया और धीरे से उसके कान में कुछ कहा, जिससे वो शांत होने लगा। वहीं आर्या ने भी कुछ महसूस किया, लेकिन उसने नजरअंदाज कर दिया। मिहिर जैसे ही आर्या को अंदर ले जाने लगा कि उस शख्स ने एकदम से कहा, मिस आर्या, क्या आप मुझे ये बता सकती है कि आप कहाँ रहती है? उसकी बात सुनकर अभी सभी उसे घूरने लगे, जिससे वो हड़बड़ा गया और बोला, मेरा मतलब कि मैं शायद आपको जानता हूँ। ये बहुत पुरानी ट्रिक है मिस्टर, अपनी जान पहचान बनाने की। मिहिर ने उसे घूरते हुए कहा, नहीं बेटा, ये सही कह रहा है, ये हमें जानता है और हम भी। पीछे से आवाज आई और सब उस तरफ देखने लगे। वहीं पार्किंग एरिया में अभीर आकृति को गोद में उठाकर कार के पास आया और फिर उसे उतार दिया।
फिर कार को अनलॉक करके उसने पानी की बोतल निकाली और आकृति के सामने कर दी। उसने बोतल पकड़ी और एक ही सांस में आधी बोतल पानी पी गई। अभीर की नजर उस पर ही थी। उसने देखा कि थोड़ा पानी उसके मुंह से फैल गया और होठों से होते हुए गर्दन और फिर गर्दन से नीचे सीने के अंदर समा गया। ये सब देखकर उसके कान लाल हो गए और वो उधर उधर देखने लगा। आकृति ने अपना मुंह हाथ से साफ किया और बोतल को वापस अभीर को थमा दी। बोतल को कार में रखने के बाद अभीर ने उससे पूछा, क्या अब ठीक लग रहा है या फिर कार में बैठकर थोड़ा रेस्ट करना है? आकृति ने कुछ सोचा और कहा, हाँ, थोड़ी देर बैठ जाती हूँ जिससे शॉपिंग के लिए एनर्जी बचे। अभीर के होठ भी हल्के से मुड़ गए। उसने कार का डोर खोला तो आकृति वहां बैठ गई और अभीर भी ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। आकृति ने अपनी आंखें बंद कर ली और सर सीट से टिका लिया। वहीं अभीर उसे ही एकटक देख रहा था। आकृति को आंखें बंद किए कुछ ही देर हुई थी कि उसकी बंद पलकें फड़फड़ा उठी और सांसें तेज हो गई और अचानक से उसके मुंह से एक सशश डॉट की आवाज निकली और उसकी आंखें खुल गई। अभीर उसके बहुत करीब था और उसका एक हाथ उसके गाल पर रखा हुआ था और उसके सख्त ठंडे होठ लगातार उसकी गर्दन पर चल रहे थे और उसे गीला कर रहे थे। तभी उसने किस करते हुए वहां बाइट कर लिया जिससे उसके मुंह से हल्की सिसक की आवाज निकल गई, जो इतनी सेडक्टिव थी कि अभीर और भी मदहोश होकर उसे जुनून के साथ चूमने और काटने लगा। कार में आकृति की सिसकियां की आवाज गूंज गए। वहीं कार से थोड़ी दूर एक पिलर के पीछे खड़ी रीवा उन्हें ऐसे देखकर सदमे में चली गई। उसके नाखून उस पिलर पर कस गए और उसकी आंखों से आंसू बिना रुके बहने लगे। अंदर आकृति की नजर एकदम से साइड मिरर पर जाती है जहां उसे एक कोने में रीवा का चेहरा दिखता है, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अभीर की किसेज को एंजॉय कर रही थी। तभी अभीर ने उसकी गर्दन को छोड़ दिया और अपने होठों से उसके होठों को कैद कर लिया और उन्हें किस करने लगा। वो किस कम और चूस ज्यादा रहा था, जैसे वो उसके होठ नहीं बल्कि मीठा जूस हो। आकृति भी उसका साथ देने लगी और उसके दोनों हाथ अभीर के बालों में चलने लगे। इस बीच आकृति के सूट का दुपट्टा कब उसके कंधे से सरक गया इसका भी होश नहीं था उसे। उसने स्लीवलेस शरारा सूट पहना था, कानों में बड़े बड़े झुमके, आंखों में गहरा काजल, होठों पर पिंक लिपस्टिक जो अब लाइट हो चुकी थी। माथे पर आईब्रो के बीच में लगी छोटी सी काली बिंदी उसे बहुत ही प्यारा बना रही थी। साथ ही मांग में लगाया सुंदर, गले में पहना मंगलसूत्र, वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। अभीर उसे बहुत देर तक किस करता रहा और आखिर में जब आकृति को सांस लेने में तकलीफ होने लगी तब जाकर उसने उसके होठों को छोड़ा और अपनी जगह पर बैठकर आकृति को झटके से खींचा और उसे अपनी गोद में बिठा लिया। तुमने सही नहीं किया आकृति। अभीर जी के होठों को चूमने का हक सिर्फ मेरा है और उन्हें प्यार करने का भी। तुम्हारी जगह मुझे होना था। तुम मुझसे जीत नहीं सकती। मैं तुम्हें कभी खुश नहीं रहने दूंगी। यही बार बार बड़बड़ाते हुए वो वहां से भाग गई। उसका दिल टूट गया था अपने प्यार को उस इंसान के करीब देखकर जिससे वो बेहद नफरत करती है। अब उसके दिमाग में बस एक ही चीज थी, उसे आकृति को बर्बाद करना है। रीवा दूर से अपनी जलती आंखें से उन्हें घूर रही थी। उसका मेकअप रोने की वजह से बिगड़ चुका था और वो अब किसी चुड़ैल से कम नहीं लग रही थी। आकृति अपनी सांसों को काबू कर रही थी तभी उसका सर मजबूत सीने से टकरा गया। अभीर ने उसे बाहों में भरा और उसके बालों को सहलाते हुए उसे शांत करने लगा।